हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नीरज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार का इतिहास। बिहार जीके का कंप्लीट पैकेज हम ऑलरेडी, जो इसका बचा हुआ भाग है वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। केवल इतिहास ही बचा हुआ था, वो आज कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था और मिसलेनियस से रिलेटेड जो प्रश्न है सभी का अलग अलग वीडियो, यानी कि 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर बिहार जीके का एक सेक्शन ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था और बिहार मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि अभी तो फिलहाल वर्तमान में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सचिवालय सहायक का, या बिहार इंटर लेवल का हो, या पुलिस, बिहार पुलिस का होगा, या फिर बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का होगा, जिसमें भी बिहार जी के पूछा जाता है, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार जीके का ये सीरीज यदि आप देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो एटलीस्ट आपसे कम से कम बिहार जीके से संबंधित प्रश्न तो नहीं छूटेगा। तो आइए ऐसे शुरू करते हैं बिहार का इतिहास। तो बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था और बिहार का अर्थव्यवस्था मिसलेनियस से जितना प्रश्न पूछा जाता है, यानी यदि बीपीएससी में टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 15 प्रश्न, 12 प्रश्न, ये टोटल 4 पार्ट मिला करके पूछेगा, तो 10 से 15 प्रश्न अकेले बिहार का इतिहास से पूछेगा। क्योंकि बिहार के जीके में बिहार का इतिहास का ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब भी बिहार जीके पूछा जाएगा तो इसमें बिहार का इतिहास से ही प्रश्न मैक्सिमम पूछने का संभावना है, या जितना भी प्रश्न पूछेगा उसका आधा बिहार जीके से ही, बिहार जीके का उसमें आधा तो इतिहास से जरूर रहेगा, क्योंकि बिहार का इतिहास से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं जो सीरीज करवा रहा हूँ उसमें भी बिहार के इतिहास से 400 प्रश्न है और बाकी सभी से 100-150 प्रश्न के आसपास ही था, लेकिन बिहार के इतिहास से लगभग 400 प्रश्न है। तो शुरू करते हैं बिहार का इतिहास का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया था? तो आंसर जाएगा बी, महापद्मानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ए, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो उपयुक्त सभी, मेगास्थनीज भी, फाहियान भी, वेनसांग भी, सभी ने यात्रा किया है, इसलिए आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका जाएगा सी, यानी कि गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह के मकबरे का निर्माण खुद शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर है, दूसरी बौद्ध संगीत की आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगीत जो हुआ था वो आपका वैशाली में हुआ। हालांकि जितना भी बौद्ध संगीत, जैन संगीत से जो प्रश्न है वो ऑटोमेटिक इसमें आता रहेगा, वरना हम सोच रहे थे यहाँ पर ही सब करवा दें, लेकिन नहीं, ये हम देखे जब इसमें पढ़े हैं पूरा तो देखें कि बौद्ध का प्रथम संगीत, द्वितीय संगीत, तृतीय संगीत, अध्यक्षता किसने किया, वो ऑलरेडी सब ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, इसलिए आप ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो बक्सर जिले में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीताब्दियारा में हुआ है, पहले भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, पटना में गोल घर की स्थापना किसने किया? तो जॉन गॉस्टिन। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नांकित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 1912 में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ पर हुआ था? जो बिहार में पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था वो आपका हुआ था 11 का हो जाएगा, ये बांकीपुर में हुआ था 1912 में, और 1922 में गया में एक अधिवेशन हुआ था, वो भी पूछा गया है। तो दोनों पूछा, यदि पहला अधिवेशन पूछा जाएगा तो बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में, और दूसरा अधिवेशन पूछा जाएगा तो गया में 1922 में हुआ था। 11 का ये हो गया। 12 का, निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण का संबंध नहीं था।
राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण, ये सभी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही गांधी जी चंपारण आए थे और यहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह यहीं पर किए थे उन्होंने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? तो सारण को। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ पर मिला है? तो 15 सभी में मिला है। लौरिया, अरेराज, रामपुरवा चंपारण और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण, ये सभी चंपारण में ही है। लौरिया, अरेराज, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, ये सभी धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, इसलिए आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? तो इसका भी आंसर जाएगा डी। ज़्यादा जिस टाइप का जो प्रश्न रहता है ना, आंसर डी ही जाएगा। 3-4 रहेगा, एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा और लास्ट में आंसर उपर्युक्त में से सभी रहेगा तो वही जाएगा। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्राभिलेख से और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सभी से। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन स्रोत है ये आपका बिहार के लिए 17 का अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मिलती है अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है, जो बिहार में जनपद था उसके बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाली पुरातत्ववेत्ता का नाम क्या था, यानी क्या था वो? तो उनका नाम था कनिंघम। यदि पूरा नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, यही थे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 में क्या है? नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका भी आंसर जाएगा 20 का डी, यानी कि मैकेंजी ने। 21, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की थी, किस किस की खोज की थी? तो 21 का डी चला जाएगा उपयुक्त सभी का। केसरिया स्तूप चंपारण, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इन सभी का खोज पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा बिहार में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 से इस पेज में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। पता नहीं इतना छोटा सा चैनल है फिर भी इसमें भी लोग स्ट्राइक मार रहा है, क्या हो गया? इसलिए पूरा 1 सप्ताह से वीडियो नहीं आ रहा था। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? यदि किसी को फ़ायदा हो रहा है वीडियो देखने से तो इसमें किसका मटेरियल है, क्या है, नहीं है, तमाम तो मटेरियल यूट्यूब पर यूज किया जा रहा है और बनाया जा रहा है वीडियो, लेकिन पता नहीं मेरे चैनल में ही क्यों स्ट्राइक आ रहा है। इसलिए हम पिछले 5-6 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 का थोड़ा जूम करते हैं, छोटा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या है? विदेह के राजा जनक के निष्क या सुवर्ण का सतनाम उपहार में दिए गए, यह कहाँ वर्णित है, यह लिखा कहाँ गया जो दिए गए थे? तो ये लिखा गया है बृहद्रण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की जो मौर्य अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो कौन सी लिपि में है? तो 23 का हो जाएगा सी, ब्राह्मी लिपि में। 24, मुल्ला बहानी कहाँ के यात्री थे? तो 24 का सी, ईरान के यात्री थे। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि मुल्ला बहानी कहाँ के यात्री थे, ये ऑलरेडी पूछा गया है। तो इसमें जो भी है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखें। यदि एक बार में क्लियर नहीं हो तो 2 बार देखें। नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना के रखें, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न ही इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या? अप्सड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवार पर जो कथा दृश्य अंकित है वो किसका कथा अंकित है? तो 25 का श्री रामायण का कथा अंकित है। 26, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो साक्ष्य प्राप्त हुआ है 26 का भी मुंगेर एवं नालंदा से। 26 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में चिरांद सारण में एवं चेचर वैशाली में किस युग के अवशेष प्राप्त हुआ है यहाँ से? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है नवप्रस्तर युग के। 27 का आंसर जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 से, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये उपर्युक्त सभी से प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण से, सोनपुर एवं मनेर और चेचर वैशाली, सभी जगह से ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष मिले हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, कब हुआ था? अनुमानतः पूछ रहा है, तो 29 का सी जाएगा। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ था वो कब हुआ?
तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? तो लोहे का उपयोग ही बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक हुआ था। और ये लोग आए कब थे? तो उत्तर वैदिक काल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 31, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के दो मुख्य राज्य वो कौन कौन थे? तो वो थे मगध और विदेह। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आएगा जी। यहाँ पर ध्यान गौर करने का चीज़ है कि किंवदंती और श्रुति यानी कि कहीं लिखा गया नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं गया, ऐसा कहा जाता है, पहले से सुना जा रहा है कि महाभारत युद्ध के समय बिहार में जो दो मुख्य राज्य थे वो मगध और विदेह थे। 31 का 32 के वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिला है? तो 32 का एक शतपथ ब्राह्मण। देखिए शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया यानी कि साक्ष्य विवरण मिला है। और 31 में पूछा गया था श्रुति और किंवदंती यानी कि कोई लिखित विवरण नहीं था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ से शुरू होगा। देखिए मोबाइल में ना वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होता है, कोई सिस्टम तो है नहीं कि वो पूरा आसानी से आप बना सकते हैं, पूरा स्लाइड लगा दिए हैं प्रेजेंटेशन जैसा, इसमें तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इतना मुश्किल होता है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्तों के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो ये मगध के बारे में बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। क्वेश्चन नंबर 35, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? तो इसमें कितने थे? कुल 16 जनपदों में से 3 जनपद बिहार में थे। सोच सकते हैं बिहार कितना महत्वपूर्ण था। कुल 16 महाजनपद में से 3 बिहार में ही था। 35 का आंसर जाएगा बी। 36 में वही क्वेश्चन को देखिए एक तरह से पूछा गया है, इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो 36 का आंसर जाएगा सी, यानी कि वत्स बिहार में नहीं था। जो टोटल 16 महाजनपद में से 3 था, यहाँ पर तो 35 का देखें 3 था बिहार में, उसमें से कौन कौन था? तो अंग, वज्जी और मगध, ये तीनों बिहार में था, वत्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, और जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लास्ट में नहीं लगा दिया है, गौर करिएगा यहाँ पर जहाँ हम टिक किए हैं अभी, तो ये नहीं कि कौन सा था, देखिए अंग, अरे ये तो बिहार में था, मगध ये तो बिहार में था, टिक करके निकल गए, ऐसा नहीं पढ़ना है। बिहार के क्षेत्र में स्थित था पूछा जा रहा है या नहीं था? नहीं था पूछा जा रहा है, तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो अंग महाजनपद जो था वो अभी वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर है उस समय में अंग जनपद हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 38, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चंपा एक नदी का भी नाम था उस समय, तो अंग का राजधानी पूछा जाएगा तो चंपा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो पटना और गया जो था वो मगध जनपद में था। क्वेश्चन नंबर 40, मगध तथा अंग महाजनपद की कौन सी नदी पृथक करती थी? तो सी चंपा नदी। मगध और अंग को जो अलग करता था वो चंपा नदी था, उसमें कोई बाउंड्री नहीं था, तो चंपा नदी के इस पार और उस पार माना जाता था, जो कि अंग का राजधानी भी था चंपा। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बी वज्जी। इसलिए वज्जी को वज्जी केवल नहीं, वज्जी संघ कहा जाता था। आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, जब पूरा डिस्क्रिप्टिव जीके वाला बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा वज्जी संघ ही लिखा रहता है, जहाँ भी लिखा रहेगा, क्योंकि वह एक 8 राज्यों का संघ था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। अब जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, कभी कभी, हमेशा तो नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही बहुत आइडिया आ जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला जा रहा है कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो चेदी जो है वो सम्मिलित नहीं था। 42 का डी। अभी पढ़े वज्जी संघ नाम था, यहाँ पर देखिए वज्जी संघ लिखा हुआ है 42 में। 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें लिच्छवी, ज्ञात्रक और विदेह तो था, लेकिन चेदी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 43 में भी देखिए वही पूछा जा रहा है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। 44, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी संघ में गणतंत्र था, और ये बिहार में ही नहीं, न बिहार में और न इंडिया में, पूरा वर्ल्ड का सबसे पुराना गणतंत्र लोकतंत्र वज्जी संघ में ही था, बिहार में ही। तो जब भी पूछे पूरा वर्ल्ड का पूछे या फिर बिहार का पूछे या इंडिया का पूछे, हमेशा आंसर वज्जी संघ वैशाली ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? देखिए ये भी पूछा गया है,
ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम पूछा गया है वहाँ पर, चाहे बिहार का पूछे, विश्व का पूछे या इंडिया का पूछे, हमेशा वैशाली आंसर जाएगा, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्राचीन भारत की 16 महाजनपदों में से एक कौन सा जनपद था? तो एक अंग जनपद था। वैशाली जनपद नहीं था, यहाँ पर तो वज्जी संघ था, और नालंदा तो मगध के अंतर्गत आता था, और चंपा तो अंग का राजधानी था, इसलिए आप ऑप्शन को देखकर भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया, तो अभी कहाँ पर जाएंगे? 47 में। 47 के लिए यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछ रहा है? महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। 48, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 49, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो कुंडग्राम जो पड़ता है वो वैशाली में पड़ता है। आप हमेशा याद ही रखिए कि महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में है, बस। और चाहे जिला पूछे या जगह का नाम पूछे, आप टिक करेंगे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। कहाँ की वो राजकुमारी, किसकी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी त्रिशला, जो कि महावीर स्वामी की माता थी। क्वेश्चन नंबर 51, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ पर? तो पावापुरी में अंतिम उपदेश दिया था, और पावापुरी में ही उनका मृत्यु हो गया था, इसलिए अंतिम उपदेश वो पावापुरी में ही दिए थे। 51 का 52, महावीर की मृत्यु निर्वाण, देखिए नेक्स्ट में प्रश्न ही पूछ दिया गया है, इसलिए सीरियल वाइज काफ़ी क्लियर है। ये वीडियो आप देख लेंगे तो फिर दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 52 का हो जाएगा बी, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुआ, अपना अंतिम उपदेश भी पावापुरी में ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 53 में क्या पूछ रहा है? प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ। 54, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 55, प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने किया? तो स्थूलभद्र ने, सॉरी माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे, जो आयोजन हुआ था प्रथम जैन संगीत, उसमें कौन कौन सा काम हुआ था? तो 56 का आंसर जाएगा आपका बी। जैन धर्म जो है 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। ये जो जैन संगीत, जो प्रथम जैन संगीत आयोजित हुआ था पाटलिपुत्रा में, यहाँ पर से देखिए बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पूछा जाएगा प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्रा में हुआ। इसमें कौन सा काम हुआ? तो जैन धर्म का 2 भागों में श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। पूछने का तरीका अलग से भी, डिफरेंट तरीका से भी पूछा जाता है कि जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कब हुआ था, कौन सी संगीति में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? प्रथम संगीति में हुआ था और पाटलिपुत्रा में हुआ था। जैन संगीत का बात किया जा रहा है यहाँ पर, बहुत संगीत है वो अलग है, उसके बारे में आएगा क्वेश्चन, तो उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम सबसे पहले गए थे, तो वो कहाँ गए थे? तो सबसे पहले गए थे वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में गए थे। अलार कलाम उनके गुरु का भी नाम था, इसलिए यदि उनके गुरु का नाम पूछे तो आपको अलार कलाम टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध को किस स्थान पर कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुवेला में मिले थे। 58 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 में जाएंगे। 59 में क्या पूछा जा रहा है? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे। एक बात गौर करिएगा, कभी कभी ऑप्शन में फल्गु नदी लिखा रहता है, तो फल्गु रहे या निरंजना रहे, दोनों एक ही नदी का नाम है, इसलिए आपको टिक करना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ है पूछा जाएगा? तो बोध गया में, फल्गु नदी के किनारे या निरंजना नदी के किनारे, जो भी ऑप्शन रहेगा टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 60, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन सा कार्य हुआ था? यहाँ पर बौद्ध संगीत का बात किया जा रहा है, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें जैन संगीत के बारे में पूछा गया था, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब आप आंसर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा जा रहा है? जब राजगृह में आयोजित हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्रा में हुआ था, और उसमें काम किया हुआ था, तो उसमें 2 भागों में जैन धर्म विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। और प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में पूछा जाएगा तो वो राजगृह में हुआ था, और वहाँ पर क्या काम हुआ था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया था वहाँ पर, जिसका नाम दिया गया था सूत पीटक और विनय पीटक। यहाँ पर देखिए लिखा गया सूत पीटक और विनय पीटक में संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत में। कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। 61, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या क्वेश्चन है? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था, इसमें किए गए कार्य क्या थे?
प्रथम बौद्ध संगीत के बारे में भी बताया राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। इसमें क्या काम हुआ था, तो इसमें बौद्ध धर्म को दो भागों में बंटवारा हुआ था। कौन, स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। तो बौद्ध धर्म का बंटवारा कब हुआ था, तो जब द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वैशाली में, उस समय हुआ था। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के जैसे भी पूछेगा आपको पूरा क्लियर रहेगा तो आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या था। जब तृतीय बौद्ध संगीत हुआ वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। वहाँ पर क्या काम हुआ, वहाँ पर कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। प्रथम में तो विनय पिटक और शोध पिटक हुआ था और तृतीय में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था, याद रखिएगा। और कुछ कठोर नियम बनाए गए पालन का। 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है। 63 में क्या है, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो डी सभी से महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है। ये हर जगह गए हैं, बौद्ध गया, राजगीर और वैशाली हर जगह गए हैं, इसलिए सभी से इनका संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। इसमें क्या सम्मिलित है, माने क्या क्या कारण हो सकता है पाटलिपुत्रा के विनाश का, इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी किया था। तो वो कौन कौन सा कारण था, ये सभी कारण उन्होंने बताया था कि अग्नि, बाढ़ या आंतरिक कलह के कारण यहाँ का जो होगा विनाश होगा पाटलिपुत्रा का। 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था, तो मगध का जो पहला राजवंश था वो वृहद्रथ राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है मगध जनपद का संस्थापक कौन था, तो मगध जनपद का संस्थापक वृहद्रथ और जरासंध थे, इसलिए प्रथम इन्हीं के नाम पर जो प्रथम जो राजवंश था वहाँ का वो वृहद्रथ वंश था, क्योंकि वहाँ का संस्थापक ही वृहद्रथ और जरासंध थे। अभी भी जाएंगे तो जरासंध का अखाड़ा राजगीर में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 67, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन सा था, तो मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो बिंबिसार था। क्वेश्चन नंबर 68, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे, तो वो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश से थे, तो हर्यक वंश से थे। क्वेश्चन नंबर 68 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 में जाते हैं, इस पेज में 69 तक ही है। बिहार ने किस बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो 69 का उपर्युक्त सभी से। बिंबिसार ने कोसला देवी, चेलना राजकुमारी, ये सब राजकुमारी थे, और राजकुमारी खेमा, सभी के साथ विवाह किया था। इन्होंने विवाह किया क्यों था, तो विवाह करने के पीछे जो इनका मेन उद्देश्य था वो ये था कि अपना जो इनका एरिया था वो विस्तार करने इनका मुख्य कारण था। तब ये एक तरीका अच्छा ढूंढे थे कि इतना शादी किए और हर जगह पर धीरे धीरे अपना जगह बना लिए, तो अपना जो राज्य विस्तार किए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उन्होंने जो विवाह किया 3, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अपना राज्य विस्तार के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता, तो अंग को। क्वेश्चन नंबर 71, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, तो उदयन। 72, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक ने की थी, तो अजातशत्रु ने। 73, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था, तो वो थे अजातशत्रु। उन्होंने ही वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित किया था और उसको भी मगध में मिला दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 से, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली कहाँ की थी, तो वो वैशाली की थी। इसको अलग अलग टाइप से पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। नर्तकी का क्या नाम था वो भी पूछा जाता है, तो अम्रपाली था, वो कहाँ की थी, तो वैशाली की थी। क्वेश्चन नंबर 75, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार रथमूल और शिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, तो लिच्छवी के साथ युद्ध में सबसे पहले अजातशत्रु ने रथमुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, जो उत्कर्ष हुआ था वो कब हुआ था, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, तो उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 78, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक। क्वेश्चन नंबर 79, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो शिशुनाग वंश। क्वेश्चन नंबर 80, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरवी यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर जाएगा डी, शिशुनाग ने
अपना राजधानी को गिरब्रिज के अलावा वैशाली में भी बनाया था, क्योंकि वैशाली को तो मगध जीत के अपने में मिला ही लिया था, इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने अपना राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 81, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ पर हुआ? तो वैशाली में हुआ। यदि पूछा जाएगा कहाँ पर, तो वैशाली में हुआ। और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 82, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पूछा, देखिए वैशाली में हुआ था। प्रथम राजगीर, द्वितीय वैशाली और तृतीय पाटलिपुत्रा, और चतुर्थ पूछा जाएगा तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसलिए अब ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्रा, चतुर्थ बौद्ध संगीत तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो 83 का सभा काम की। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, द्वितीय बौद्ध संगीत से प्रश्न आया तो उससे ये भी पूछ दिया कि अध्यक्षता किसने किया, कहाँ हुआ, कुछ भी पूछा जा सकता है। एकदम सीरियल वाइज आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सही में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ज़्यादातर तो यही संभावना है। हाँ, यदि कुछ करंट से रिलेटेड संबंध प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो वो तो आपको करंट पढ़ना पड़ेगा, बिहार करंट, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 83 में ए हो गया, द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता साबाकी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एमछत्र और एकराटक, यानी कि ये सभी नाम से एक आदमी को ही पुकारा जाता था, वो कौन थे? वो थे महापद्मानंद। इन्हीं को सर्वछत्रांतक यानी क्षत्रियों को अंत करने वाला, क्षत्रियों का नाशक, एमछत्र, कली का अंश, परशुराम का अवतार, कुछ भी पूछे, एकराट, एमछत्र, तो सब आंसर आपको महापद्मानंद ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में हुआ। ये बार बार बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीत तो पाटलिपुत्रा, चतुर्थ बौद्ध संगीत तो कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो 87 की महाकश्यप ने किया था प्रथम बौद्ध संगीत का। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्षता पूछ रहा है किसने किया? तो महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने किया? तो सभाकामी ने। अभी देखिए तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्षता किसने किया? तो तृतीय का तृतीय पुत्र किसने? मोगलीपुत्र तिस्सम ने किया था, इसलिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो महापद्मानंद ने किया था। 89, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। ये कौन था? सिकंदर महान का समकालीन था घनानंद। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चाणक्य की सहायता से प्राप्त किया, पहले भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 91, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 92, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? तो 315 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस ने भेजा था। 94, किस शासक के शासनकाल के समय मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या हुआ? 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 95, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे चाणक्य। उनकी सहायता से ही इन्होंने शासन शुरू किया था वहाँ पर, महापद्मानंद को हराकर मगध में। क्वेश्चन नंबर 95 तक हो गया। 96 में इस पेज में शुरू करते हैं। यदि वीडियो सही में आपको लग रहा है कि काफ़ी पोटेंट है, आप सेट बनाए होंगे, पहले भी देखे होंगे कितना प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और कितना महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 96, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। 97, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो वह है इंडिका। इसको मेगास्थनीज नहीं लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, और उसको भेजने वाला शासक सेल्यूकस निकेटर था। और कब आया? तो 615 में। अभी देखिए 315 में। क्वेश्चन नंबर 98, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है, डी होगा। 98 का डी इंडिका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर में पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है। इनका जो पुस्तक है इंडिका, उसमें ही पूरा विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन का शतक लगा दिए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100,
तो क्वेश्चन नंबर 100 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? बिंदुसार, नॉट बिंबिसार। देखिए अलग अलग दिख रहा है आपको, रिलेटेड है, इसलिए आप जल्दबाजी में टिक नहीं करिएगा। बिंदुसार आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार था। 100 का डी। 101 किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या है? अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? तो उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। जो अशोक के पड़ोसी था उसके साथ संबंध काफ़ी अच्छा था उनका। क्वेश्चन नंबर 103 तृतीय बौद्ध संगीत के आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया? तो मोगलीपुत्र तिसम ने किया। क्वेश्चन नंबर 104 में वही पूछ दिया। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया? तो मोगलीपुत्र तिसम ने किया। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 106 तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ कब था? तो 251 यानी 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं ईसा पूर्व दिया रहेगा, कहीं ईस्वी लिखा दिया रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा 251 ईस्वी पूर्व में होगा। जब आप बनाते हैं तो पूरा दिमाग और कान खोल के, आँख खोल के एकदम क्वेश्चन बनाना है, यानी कि बढ़िया से पढ़ना है। 106 का ए हो गया। 107 किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो इसका आंसर जाएगा एक कलिंग जब विजय प्राप्त हुआ था तो इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो जब बाद में ये विजय के पश्चात देखने के लिए गए तो देखे इतने लोग मर गए हैं, तो हम ये राज्य जीते किसके लिए हैं? जनता के लिए ही जीते हैं। हम शासन करते हैं अपने राज्य में मिलाए हैं, जब वही मर गया तो फिर इसका उद्देश्य क्या हुआ? तो तब से उन्होंने युद्ध नीति को त्याग दिया और धम्म नीति की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 107 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 यहाँ पर जाएगा इस पेज में, क्वेश्चन नंबर 108 से। अशोक का धम्म कैसा था? तो अशोक का धम्म नैतिक आचार संहिता था। क्वेश्चन नंबर 109 अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के चंपारण से प्राप्त हुए हैं। 110 बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, यानी रुमनदेही का जो अभिलेख है वो अशोक का स्तंभ लेख तो है लेकिन बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी लोरिया रेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये सब चंपारण में ही है। चाहे लोरिया रेराज हो या लोरिया नंदनगढ़ हो या रामपुरवा हो, सब चंपारण में ही है। ये सब अशोक का स्तंभ लेख है जो कि बिहार से मिला है, बाकी रुमनदेही बिहार से नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत पूर्व प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो 111 की डी पाटलिपुत्र थी। 112 पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो मुख्यतः क्या चीज़ का बना हुआ था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 113 चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, कहाँ पर था? तो 113 का जाएगा ए, कुम्हरार पटना में। वही जो वो महल था लकड़ी का बना हुआ था ना, उसी को राजप्रसाद कहा जाता था, राजप्रसाद नाम था। 113 हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 में हम लोग जाएंगे। 114 किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो मूसा और न एक बेवा कर सकता है? तो 114 का आंसर जाएगा सी, एरियन ने कहा था। 115 चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? उन्होंने ये बताया कि उन्होंने मानव नहीं बल्कि देवों ने बनाया। ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा फाहियान ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है कि शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीवक के लिए गुफाओं का निर्माण किया? तो ये अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 117 पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया था अपना बुक इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 118 वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ है, डी आंसर जाएगा, ध्यान रखिएगा। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बोला है। 118 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 मौर्य वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासक हुआ? यानी मौर्य वंश के बाद किसका शासन हुआ? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन हुआ। 119 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 इस पेज में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 से यहाँ पर है। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगता है, खासकर जब आप मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, आपके पास पूरा सेटअप नहीं है, तो इसलिए
प्लीज़ सहयोग करें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तब लगेगा कि हाँ जिसके लिए बना रहे हैं उसको इससे फ़ायदा हो रहा है। कमेंट भी करके बताएं, नहीं तो पता चलेगा इतना मेहनत कर रहे हैं तो कौन देख रहे हैं। कमेंट में बताएं कि देख रहे हैं तो उनको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या तो इसमें कुछ और क्या किया जाए, या कोई क्वेश्चन वैसे तो हम सब बढ़िया से किए हैं, देख के किए हैं। यदि कोई आपको कन्फ्यूजन भी हो तो भी डालें कि हाँ इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। क्वेश्चन नंबर 120, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। 121, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया था? तो आपका ये हो गया 121 का सी, पुष्यमित्र ने किया था, पुष्यमित्र। 122, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो 123 का सी हो जाएगा आपका बोध गया से प्राप्त हुआ है। 124, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है? यानी कौन कौन शासन किया था और पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, क्रम के अनुसार पूछा जा रहा है। एक तरह से कालक्रम का बात किया जा रहा है। तो आंसर जाएगा सी, सबसे पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग और फिर कर्ण लास्ट में। 124 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या पूछा जा रहा है? कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो 125 का आंसर हो जाएगा ए, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में। 126, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या है? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। 128, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 129, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 130, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 130 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 131 से हम लोग करेंगे, यानी कि 131 से। 131 में क्या है? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो ये 3 साल तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 132, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में से फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के समय। 133, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था, कब किया था? टाइमिंग पूछ रहा है, तो लगभग 673 ईस्वी पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 134 में क्या है? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय। 135, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक था, उन्होंने ही क्षति किया था। अभी जो बोधि वृक्ष है वो जो मेन है ओरिजिनल वृक्ष वो नहीं है, उसके जगह पर ही दूसरा लगाया गया है, क्योंकि शशांक ने इसको कटवा दिया था। 135 हो गया। 136, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। 37, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। 137 हो गया। 138, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश के शासक ने किया था। 139, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो 139 का हो जाएगा डी, भागलपुर में। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 140, किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने कराया था। किस शासक ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में क्या था? बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो गोपाल ने करवाया था। 141, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये सब आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब यदि बिहार से एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अभी तो बीपीएससी है, बीपीएससी में तो बिहार जीके का काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यदि एक बार में क्लियर नहीं हो तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, 2 बार में नहीं हो तो 3 बार देखें, क्योंकि वीडियो उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम उतना जल्दी में नहीं बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, ताकि आपको दिमाग में एकदम बसते चले जाए, एक बार देखने के साथ ही दोबारा देखने का ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 142, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 1198 ईस्वी में। 143, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था?
तो 143 का डी बख्तियार खिलजी। पीछे में प्रश्न था नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने, तो कुमारगुप्त प्रथम ने, और ध्वस्त किसने कराया, तो बख्तियार खिलजी ने कराया था। 144 में तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। 144 का आंसर जाएगा बी। 145 में हम लोग आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा, टाइम तो लगेगा क्योंकि डिटेल्स है, सारा बिहार के इतिहास का पूरा इसमें एक एक करके पूरा एकदम निचोड़ डाल दिया गया है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 145 का क्या है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, तो तुर्कों ने दिया था। 146 बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन सा था, तो चेरो वंश था। 147 भोजपुर में उज्जैनिया यानी कि उज्जैनियों वंश का संस्थापक कौन था, तो 147 का जाएगा सी, संतन सिंह थे। 148 सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो हसन खां को नियुक्त किया। 148 हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, तो जलाल खां को। 149 का भी जाएगा, जलाल खां को उन्होंने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था महमूद लोदी को विस्थापित करके बाबर ने। 150 सूर्यवंश की स्थापना किसने की, सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। 151 शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था, तो ए मोहम्मद नुहानी ने उनको शेर खां की उपाधि दिया था। 151 हो गया। उसके बाद 152 शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था, तो हुमायूं को पराजित किया था किस युद्ध में, 152 का सी, चौसा के युद्ध भी और बिलग्राम या कन्नौज का एक ही नाम है, ये दोनों युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, इसलिए आंसर सी जाएगा। 153 शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है, तो तारीख़ दाऊदी में मिलती है। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था कहाँ पर था, तो 154 का हो जाएगा बी, सासाराम। सहसाराम लिख दिया सहसराम, लेकिन सासाराम ही वर्तमान में बोला जाता है, तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पर सासाराम लिखा रहेगा। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पर था, तो सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या है, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो दाऊद खां करारानी। 156 शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। 157 शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया, 157 का डी। हम आपको पहले ही बोले हैं इस टाइप का आंसर में, इस टाइप का क्वेश्चन में लगभग आंसर डी जाता है, क्योंकि कोई एक काम तो नहीं करेगा, बहुत सारा काम करेगा, और लास्ट में आंसर डी दिया है, तो आप यहाँ पर किस्मत भी आजमा सकते हैं डी को टिक करके। जब्ती प्रणाली की शुरुआत उन्होंने किया था। सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग उन्होंने किया था, रुपया का प्रचलन भी उन्होंने किया था, इसलिए आंसर डी जाएगा 157 का। अब जाएगा क्वेश्चन नंबर 158 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया, तो सी इबादत खाना का निर्माण शेरशाह ने नहीं किया। बाकी देश की भूमि का सर्वेक्षण, जीटी रोड उन्होंने बनाया जिसको ग्रांड ट्रंक बोलते हैं, और किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ भी उन्होंने ही किया था, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी इबादत खाना का निर्माण शेरशाह सूरी ने नहीं किया था। 159 शेरशाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है, तो आंसर जाएगा डी। यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ हैं, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है। बिल्कुल सही बताया गया है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए आंसर डी जाएगा। 160 बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था, 160 का अकबर ने मिलाया था। 161 पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया था, तो राजकुमार अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद किया था। शायद पुराना नाम पर ही अभी भी एक अजीमाबाद एक्सप्रेस चलता है जो कि गुजरात जाता है पटना से। पटना को अजीमाबाद किसने नाम दिया, राजकुमार अजीम ने दिया था। 161 का भी। 162 बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था, तो शाह आलम द्वितीय, आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 163 मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था, तो किससे होता था, 163 का डी, सभी से होता था, यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया से, हर जगह से होता था। 164 बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो 164 का डी, ये सभी है। पटना स्थित संगी मस्जिद, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, पटना स्थित सैफ खां का मकबरा, ये सब मुगल कला का ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 165 बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनाया, तो इब्राहिम खां काकर ने बनाया था।
जो कि शाह दौलत का मकबरा वो मनेर में है, पटना से थोड़ा आगे ही मनेर में है। 165 हो गया। क्वेश्चन नंबर 166, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 166 का जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है, यानी कि इसका निर्माण जो हुआ लाल पत्थर से हुआ है और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव भी है। क्वेश्चन नंबर 167, बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया? तो बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आया। 167 हो गया। अब 168 से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 168, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र यानी व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया था? सबसे पहले कहाँ पर? तो आलमगंज पटना में। 169, बिहार में डच, हॉलैंड या नीदरलैंड जो अभी है उसको ही डच बोला जाता था, फैक्ट्री की स्थापना कब हुआ था? तो 1632 में हुआ था। 170, किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या को 2 लाख बताया है? तो ये मैनरिक एक यात्री था, उन्होंने मुगल के काल में जब मुगल का शासन यहाँ पर था उसमें पटना का जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया। 171, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम ने मुंगेर में राजधानी बनाया। आपको भी याद रखेगा मीर से मुंगेर। तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? तो मीर कासिम ने। 172, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो 172 का रॉल्फ फिच था। 173, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया, किसने किया सर्वप्रथम? तो अली गौहर ने किया था। 174 में क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? तो ये शाह आलम द्वितीय ने किया था, क्योंकि अंग्रेजों के संरक्षण में ही इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो एक तरह से ये रबर स्टाम्प था अंग्रेजों का, तो इसलिए इन्होंने दिया था बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी का अधिकार। 175, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो ये इसलिए ले गया था ताकि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रखे, इसलिए इन्होंने मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 176 क्या बोला जा रहा है इसमें? पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोल घर का निर्माण किया गया था। 176 का सी। 177, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। और किसने करवाया पूछा जाएगा, तो जॉन गॉस्टिन ने करवाया, और उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्वेश्चन नंबर 178, पटना के प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो वो थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। तो इसमें लगभग 400 प्रश्न है, तो 178 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट लाने का हम फैसला किए हैं। दूसरा पार्ट लाएंगे, एक पार्ट में पूरा वीडियो नहीं लाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपका भी इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। तो यदि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखें हैं और यदि वाकई में वीडियो आपको यूजफुल लगा है, आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, दूसरा पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें, दूसरा पार्ट भी वीडियो का आएगा इतिहास का, और उसके बाद क्या होगा, बिहार का कंप्लीट जीके का पैकेज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। क्योंकि अभी ऑलरेडी बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था और विविध का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें, प्लेलिस्ट में बिहार जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और उसमें अपलोड किया गया है। तो थैंक यू सो मच। गुड नाइट।